हेलो दोस्तों, आज 20 तारीख हो गया। कल आपका फिजिक्स का +2 का बोर्ड का एग्जाम है सीबीएसई का। दिल की धड़कनें तेज हो गई होगी, कुछ लोग नर्वस भी फील कर रहे होंगे, एंजाइटी भी फील हो रही होगी। सारे इमोशंस को थोड़ा देर के लिए बाहर करते हैं और सिर्फ ये फोकस करते हैं कि 1 घंटा के लिए ये वीडियो हमें देखना है। इसमें जो टॉपिक्स बताया गया, जो कॉन्सेप्ट बताया गया, उसको समझना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब 5 साल के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे, उसको भी एक बार रिवाइज कर लेंगे तो फेल एटलीस्ट नहीं करेंगे। मैं आपसे ये दावा नहीं करता हूं दूसरे वीडियो के जैसा कि आपको 95% से ज्यादा मार्क्स आएगा, 95+ मार्क्स आएगा। मैं आपसे ये जरूर आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपको पासिंग मार्क्स तो जरूर आ जाएगा, मतलब 40% मार्क्स तो आप जरूर स्कोर कर लेंगे। तो चलिए ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ऑप्टिक्स, जिसमें आप जानते हैं कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दो टॉपिक आता है। रे ऑप्टिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट हमें जो है वो स्टार्ट कहां से करना है, तो हमें स्टार्ट करना है सबसे पहले क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटर रिफ्लेक्शन से। क्रिटिकल एंगल आपको याद होगा, क्रिटिकल एंगल, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट देखिए, क्रिटिकल एंगल में क्या होता है, जब कोई रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में जाता है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में जाता है। तो डेंसर से जब रेयरर में जा रहा है लाइट, तो क्या होगा दोस्तों, हम लोग जानते हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है। तो जब वो डेंसर से रेयरर में जा रहा होता है और वो इस तरह से चला जाए, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो जाए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए दोस्तों, 90 डिग्री हो जाए, उस समय जो डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, इसे हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो यहां पे थीटा सी क्या हो गया, थीटा सी हो गया क्रिटिकल एंगल, है ना, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्लियर है। मतलब हम लोग नहीं बोलते कि पेशेंट बहुत क्रिटिकल है, मतलब क्या, जिंदगी और मौत के बाउंड्री पे है, तो ये भी क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो बाउंड्री पे रहना चाहिए, मतलब रिफ्रैक्टेड रे जो है तो बाउंड्री पे रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री रहेगा, उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। यहां पर जो डेरिवेशन है क्या आ सकता है, एक डेरिवेशन ऐसे आ सकता है, जैसे मान लीजिए ये हो गया वाटर और ये हो गया एयर। अब लाइट जो है वो वाटर से एयर में जा रहा है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां लिख दिए वाटर और यहां लिख दिए एयर, इक्वल टू स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्रिटिकल एंगल है, डिवाइड बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, 90 डिग्री है। लेकिन क्या इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बोल सकते हैं? नहीं, दिस इज नॉट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बोलना है तो एयर के रिलेटिव में आना होगा, एयर ऊपर वाटर नीचे, एयर के रिलेटिव में आ गए ना। इधर अगर इसे उल्टा कर रहे हैं, इधर भी उलटना पड़ेगा, साइन 90 ऊपर, मतलब 1 बाय साइन थीटा सी। सो देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1 बाय साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, जिससे क्वेश्चन आता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिटिकल एंगल के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों, वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब टोटल इंटर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब लाइट फिर से डेंसर से रेयर में जा रहा है, याद रखिएगा, डेंसर से जब रेयर में जाएगा तभी इन लोगों का कहानी होगा, रेयर से डेंसर में ना तो क्रिटिकल एंगल आएगा ना तो टोटल इंटर रिफ्लेक्शन आएगा। तो अगर रे ऑफ लाइट हमारा डेंसर से रेयर में जा रहा है, दिस इज अ डेंसर मीडियम, और डेंसर से कहां जा रहा है, रेयरर में जा रहा है, कम डेंसिटी वाला ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में जा रहा है। ठीक है, और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा है, ये अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, मतलब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है I
इज ग्रेटर देन थीटा सी, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम अगर वो ग्रेटर हो जाए, किससे ग्रेटर हो जाए, उस पर्टिकुलर मीडियम के क्रिटिकल एंगल से, तब लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, उसी मीडियम में वापस आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, लाइट को ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जाना होगा, और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कॉन्सेप्ट पर जैसे क्वेश्चन आपको आ सकता है, मान लीजिए आपके पास एक प्रिज्म है, ठीक है, आपके पास एक प्रिज्म है। कैसा प्रिज्म है, चलिए डायग्राम बना के ही कर लेते हैं। एक प्रिज्म है इस तरह से, इस तरह का एक प्रिज्म है, ठीक है। अब ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 45 डिग्री है। यहां पे बोला जा रहा है क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्रिटिकल एंगल इज 42 डिग्री, ठीक है, क्रिटिकल एंगल जो है वो 42 डिग्री है। अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज दिस इज P एंड दिस इज Q। अब इस रे डायग्राम को कंप्लीट करना है, रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर 90 डिग्री पर स्ट्राइक कर रहा है, जिस सरफेस पर 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेगा उस सरफेस में क्या होगा, लाइट डायरेक्टली पास कर जाएगा, यहां से डायरेक्टली पास कर जाएगा, यहां स्ट्राइक करेगा, यहां स्ट्राइक करेगा। यहां पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहां पर जो रे ऑफ लाइट है वही हमारा नॉर्मल है, इसलिए सीधा निकल गया, है ना। अब यहां पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, देखिए ये 45 है, ये 90 है, ये भी 45, तो ये भी 45 आ जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 45। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इस सरफेस पर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा आ रहा है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यहां रिफ्लेक्शन हो जाएगा। सिमिलरली यहां भी एंगल 45 आएगा, यहां भी रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब यहां पे स्ट्राइक कर रहा 90 पे, सीधा निकल जाएगा, यहां भी स्ट्राइक कर 90 पे, सीधा निकल जाएगा। ये लाइट कहां से आया, Q से, मतलब Q इधर आ जाएगा, P इधर आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा Q, ये उधर हो जाएगा P, और ये हो गया रोटेशन थ्रू 90 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट हो गया रोटेशन बाय या थ्रू 90 डिग्री। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन अगर आया कि यहां पर आपके पास एक प्रिज्म है, राइट, एक प्रिज्म है, यहां रे ऑफ लाइट 90 डिग्री पे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, और यहां पे आके जब स्ट्राइक कर रहा है, ये एंगल हो गया 150 डिग्री, इसका क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, तो इसका रे को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहां पर फिर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो 90, अरे पूरा 1, ये नॉर्मल, ये 90 है, तो ये भी 90 हो जाएगा, ये वाला जो एंगल आएगा ये 60 हो जाएगा, 150 में से 90 हटा देंगे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर आ रहा है। इसका मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही क्रिटिकल एंगल है, तो एकदम सरफेस को टच करके निकल जाएगा, ये हो जाएगा रे डायग्राम। तो इस तरह का रे डायग्राम्स कंप्लीट कर रहे हैं, क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है, इस टाइप का क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और टाइप का क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास एक कंटेनर रहेगा, ठीक है, इस तरह का एक कंटेनर है जो कि पानी से भरा हुआ है, और यहां पे एक सोर्स ऑफ लाइट रहेगा, ठीक है। मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, पूछ रहा है कि लाइट जो है कितने पानी का एरिया को कवर कर रहा है। जैसे यहां से रे ऑफ लाइट जाएगा, यहां स्ट्राइक करेगा, यहां नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये क्रिटिकल एंगल पर स्ट्राइक करेगा, ऐसे चला जाएगा, दिस एंगल इज थीटा सी, ठीक है। यहां भी रे ऑफ लाइट जाएगा, यहां स्ट्राइक करेगा, यहां भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है, दिस अगेन थीटा सी। तो इतना एरिया को लाइट कवर कर रहा है, ये एरिया हमें निकालना है, तो दिस एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर, ये इसका रेडियस हो जाएगा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, दिस रेडियस आर, ये हाइट हो गया h, ठीक है। अब ये एंगल थीटा सी है, तो अल्टरनेट से भी थीटा सी हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो कि 4/3 होता है, क्वेश्चन में गिवन रहेगा 4/3 होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1/sin थीटा सी लिख सकते हैं। देयरफॉर sin थीटा सी हमारा कितना आ जाएगा, sin थीटा सी हो जाएगा 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 3/4, तो sin थीटा सी निकल गया हमारा, ठीक है, sin थीटा सी आ गया।
अब ये डेप्थ जो है ये पानी का ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना डेप्थ है, ठीक है। तो डेप्थ दिया हुआ है, तो यहां से अगर हम tan थीटा से निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो tan थीटा से कितना हो जाएगा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो साइन, तो इसका बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा रूट अंडर, इसका हाइट हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा 3, और बेस कितना हो जाएगा रूट अंडर 16 माइनस 9। 16 माइनस 9 का मतलब हो गया रूट अंडर 16 माइनस 9 कितना होगा 7, है ना 7। तो 3/√7 आ गया। तो 3/√7 क्या हो गया, tan थीटा से। और इस ट्राइंगल में अगर tan थीटा से निकालेंगे तो क्या आएगा, रेडियस बाय हाइट आ जाएगा। तो रेडियस बाय हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/√7 हो जाएगा। तो यहां से r आप निकाल लीजिएगा। अब r क्योंकि हाइट दिया हुआ रहेगा, डेप्थ पानी का दिया हुआ रहेगा, एक बार r निकल गया तो आप πr² करके एरिया निकाल लीजिएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन पर। इससे प्रूफ वाला भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद जब कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस रहता है, चाहे वो कॉनकेव रहे चाहे कॉन्वेक्स रहे, तो क्या फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो फॉर्मूला यूज क्या होता है, -μ1/u, u मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, प्लस μ2/v, v मतलब इमेज का डिस्टेंस, इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्शन थ्रू एनी स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन थ्रू एनी स्फेरिकल सरफेस। क्लियर, चाहे वो कॉनकेव सरफेस रहे चाहे कॉन्वेक्स सरफेस रहे। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला एंड लेंस इक्वेशन। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला एंड लेंस इक्वेशन। लेंस मेकर्स फॉर्मूला एंड लेंस इक्वेशन, लेंस मेकर्स फॉर्मूला एंड लेंस इक्वेशन, ठीक है। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू μ-1 या 1 से 2, पहला मीडियम दूसरा मीडियम में जा रहा है, 1/r1 माइनस 1/r2। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 100% क्वेश्चन इसमें से आएगा। जैसे इसमें से क्वेश्चन दिया जाता है कि एक लेंस है, ठीक है, इसका फोकल लेंथ मान लीजिए दे दिया 30 सेंटीमीटर, सपोज मान लेते हैं फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। अब इस लेंस को बोल रहा है कि अगर हम लोग इस लेंस को पानी के अंदर प्लेस कर दें तो इसका फोकल लेंथ कितना होगा। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 4/3। चलिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये लेंस मेकर फॉर्मूला से बनेगा। कैसे, अगर हम लोग यहां पर लेते हैं 1/f इक्वल टू, जब वो लेंस ऐसे था तो वो एयर से मतलब एयर मेरा पहला मीडियम था और लेंस सेकंड, लेंस ग्लास का बना हुआ है, ग्लास का 3/2 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। तो एयर से ग्लास में लाइट जा रहा था, तो ये हो जाएगा म्यू एयर ग्लास -1 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो फोकल लेंथ था f, तो 1/f इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 3/2 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर। अब जब पानी के अंदर उसको डाल दे रहे हैं तो मान लेते फोकल लेंथ FW हो गया, तो FW इज इक्वल टू म्यू, लाइट जो है जब वाटर से जाएगा ग्लास में, वाटर ग्लास -1 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये हो जाएगा 1/FW इज इक्वल टू, वाटर से एयर में जा रहा है, ग्लास में जा रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो ये हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 4/3 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो 9/8 हो जाएगा। तो 1/FW इज इक्वल टू हो जाएगा 9/8 माइनस 1, तो 9/8 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 ये हो जाएगा। तो यहां इसको सॉल्व करेंगे तो FW कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा 1/8, यहां आ जाएगा 1/2। सो FW हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ f, दैट इज 120 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब पानी में डालने से फोकल लेंथ 4 गुना बढ़ जाएगा। समझ में आया कैसे निकालेंगे, देखिए ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो सेम है, यहां आ जाएगा 1/8, यहां आ जाएगा 1/2, मतलब 4 टाइम्स हो जा रहा है। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन लेंस मेकर्स फॉर्मूला पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है लेंस इक्वेशन। लेंस इक्वेशन आप जानते हैं -1/u
प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। इसके बेसिस पर आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेंगे, जो भी बुक में आपका गिवन है न्यूमेरिकल्स देख लेंगे, ठीक है, इसका न्यूमेरिकल्स देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस लिए, ठीक है, यहां पर है μ1 मीडियम और ये इसका है μ2, ठीक है। तीन केसेस है। एक केस है कि μ1 बड़ा है μ2 से, तो μ1 जब μ2 से बड़ा हो जाएगा मतलब ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम हो जाएगा। तो कैसे, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो रे ऑफ लाइट जब यहां से जाएगा तो वो डाइवर्ज कर जाएगा, रे ऑफ लाइट जाएगा तो क्या हो जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन आ सकता है कि μ1 लेस है μ2 से, μ1 अगर μ2 से लेस है तब कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, तो रेयर से डेंसर जा रहा है तो कॉन्वेक्स लेंस जिस तरह से कन्वर्ज करता है वैसे कन्वर्ज ही करेगा, ठीक है, कन्वर्ज करेगा, क्लियर। और अगर सिचुएशन ये है कि μ1 और μ2 दोनों इक्वल है तो किसी भी तरह का रिफ्रैक्शन नहीं होगा और लाइट जो है वो कॉन्वेक्स लेंस से क्या हो जाएगा, सीधा पार कर जाएगा विदाउट एनी डेविएशन। सो ये है, ये कॉन्सेप्ट पर भी क्वेश्चन रहता है तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। वही अगर कॉन्केव लेंस होता तो कॉन्केव लेंस को अगर इस कंडीशन में डालेंगे तो कन्वर्ज करेगा, इस कंडीशन में डालेंगे तो जैसा डाइवर्ज करता है डाइवर्ज करेगा, और यहां दोनों का बिहेवियर सेम रहेगा। उसके बाद आता है प्रिज्म के थ्रू डेविएशन। ये हम लोग जानते हैं, कोई भी ग्लास प्रिज्म अगर हम लोग लेते हैं और उसमें से अगर एक मोनोक्रोमैटिक लाइट, एक ही कलर का लाइट पास करते हैं तो वो टुवर्ड द नॉर्मल यहां बेंड करेगा, फिर यहां पर उसका एक और रिफ्रैक्शन होगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा इंसिडेंट रे, ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, करेक्ट, और ये हो जाता है हमारा एमर्जेंट रे, ये हो गया एमर्जेंट रे, ठीक है। और इसको पीछे बढ़ाएंगे अगर तो ये इंसिडेंट रे आगे चला गया, इमर्जेंट रे को पीछे करेंगे, दोनों में जो एंगल आएगा दिस इज डेल्टा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। अब एंगल ऑफ डेविएशन जो है, अगर इसका हम देखें ग्राफ किसके साथ, एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ, अगर हम ग्राफ देखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन का क्या रिलेशन है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशन आता है। जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे एंगल ऑफ डेविएशन घटेगा और फिर बढ़ने लगेगा। ये जो मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन आता है इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा मिनिमम, दैट इज द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। इसको, इस पर एक डेरिवेशन है वो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा बात है कि ये एंगल ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड करता है, तो एंगल ऑफ डेविएशन एक फॉर्मूला है, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू a μ-1, जहां a क्या हो गया, a इज द एंगल ऑफ द प्रिज्म और म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो इसका मतलब कलर ऑफ लाइट पर भी वो डिपेंड करेगा, कलर ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा, बिकॉज डिफरेंट कलर्स लाइट का डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जैसे अगर हम वायलेट लेते हैं तो वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है रेड से, ठीक है, क्यों, क्योंकि वायलेट का स्पीड कम है, रेड का स्पीड ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा स्पीड मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। इसीलिए जब हम लोग व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास करते हैं तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, जब व्हाइट लाइट को पास करते हैं जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स होता है, तो अगर हम यहां से व्हाइट लाइट पास कर रहे हैं तो ये व्हाइट लाइट क्या होता है, 7 कलर जो टूटता है तो सबसे ऊपर कौन सा कलर रहता है, रेड रहता है, जो कि सबसे कम डेविएट करता है, और सबसे ज्यादा वायलेट होता है क्योंकि वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट करता है। ऐसा क्यों, बिकॉज जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वायलेट को ज्यादा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसीलिए डेल्टा भी वायलेट का ज्यादा होता है डेल्टा आर से, क्लियर। ये होता है कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान में रखना है। और इसमें एक डेरिवेशन है मिनिमम डेविएशन वाला, वो डेरिवेशन क्या है, वही डेरिवेशन जिससे म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए होल डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन ए बाई 2। ये डेरिवेशन को एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है डेरिवेशन, ठीक है, या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ सकता है, या इससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी रह सकता है, इस पे ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मेन जिस पे फोकस करना है इसमें डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू या न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो दो है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, ठीक है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये आपको फोकस करना है।
क्योंकि इससे डेरिवेशन या न्यूमेरिकल आ सकता है। जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या क्या आता है, एक का मैग्नीफाइंग पावर आता है 1 प्लस डी बाई एफ ई, जब इमेज कहां बनता है, डी पर बनता है, और इमेज जब इन्फिनिटी पर रिलैक्स आई के लिए तब एम का वैल्यू आता है डी बाई एफ ई। ठीक है, सिमिलरली कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी दो केस होता है, जब डी पर बनेगा तो उसका आता है माइनस वी नॉट बाई यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई, डी बाई एफ ई, और एक आता है एम इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई। तो इसको ठीक से देख लेना है। ठीक है, दूसरा चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट आ सकता है वो आता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, टेलीस्कोप एंड रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जब हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टाइप टेलीस्कोप था तो फिर रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की जरूरत पड़ा, स्फेरिकल एबरेशन नहीं होता है, क्रोमेटिक एबरेशन नहीं होता है, इसके लिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और सबका मैग्नीफाइंग पावर का डेरिवेशन देख लेना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वेव ऑप्टिक्स में। तो वेव ऑप्टिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो फॉर्मूला आता है फाइनली वो आपको ध्यान देना है। इंटरफेरेंस पैटर्न पर ध्यान देना है, इंटरफेरेंस पैटर्न पर ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद जो फॉर्मूला आता है फ्रिंज विड्थ का, जैसे फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आता है लैम्डा डी बाई डी, इस पर ध्यान देना है, और किस किस फैक्टर से ये वेरी करता है उस पर ध्यान देना है। ठीक है, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, इसके बीच का डिफरेंस पर ध्यान देना है, डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट, है ना, इस पर ध्यान देना है। इतना करिएगा तो हमको लगता है बिकॉज पोलराइजेशन ऑफ लाइट तो सिलेबस से हटा दिया गया है। डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन में आते हैं, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसमें दो ही टॉपिक है जिसपे आपको फोकस करना है। एक है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जिसका 4 फॉर्म है, लैम्डा, एच बाई पी, इसी को हम लिख सकते हैं एच बाई एम भी, लैम्डा एच बाय रूट अंडर 2m के, यहां के हो गया काइनेटिक एनर्जी, या के लिख सकते हैं, लैम्डा एच बाई रूट अंडर 2m QV। इस चारों फॉर्मूला को आपको ध्यान से देखना है, और इन चारों पर बेसिस जितना भी छोटे मोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल कि एक अल्फा पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, और उनका काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो किसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज्यादा होगा? तो जब काइनेटिक एनर्जी सेम है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ सिर्फ मास पे डिपेंड करेगा, इस टाइप का क्वेश्चन। या एक अल्फा पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस, इसको एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बोलते हैं। सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल में अगर है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल तो उनका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा, ये सब क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद आता है इसी टॉपिक में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आपको सिर्फ आइंस्टाइन इक्वेशन ध्यान में रखना है, और क्या ध्यान में रखना है, ग्राफ ध्यान में रखना है, जैसे इंटेंसिटी और फोटो करंट। इधर हो गया फोटो करंट, इंटेंसिटी और फोटो करंट का ग्राफ अगर रहता है, इधर हो गया इंटेंसिटी, इधर हो गया करंट आई, तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रहा है फोटो करंट बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या ग्राफ इसमें आता है, दूसरा ग्राफ है इस टाइप वाला ग्राफ, है ना। ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये पॉइंट बता रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये क्या बता रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बता रहा है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको बोलते हैं कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, है ना। और यहां पे यह करंट सैचुरेट कर जा रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए दो ग्राफ है ऐसे दे दिया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर।
किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी का लाइट आ रहा है, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है, लेकिन इंटेंसिटी सेम है। यहां क्या है? इसीलिए दोनों का सैचुरेटेड करंट सेम हो रहा है, इंटेंसिटी इज सेम। तो ये ग्राफ पर ध्यान देना है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा और नेगेटिव की तरफ स्टॉपिंग पोटेंशियल चलते चला जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ये क्या बताता है? ये बताता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इधर फ्रीक्वेंसी रहता है ना। तो ये हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये फॉर्मूला क्या होता है? एच म्यू इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस ई वी नॉट, ये होता है इक्वेशन, है ना। तो एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट इक्वल टू ई वी नॉट, ठीक है। दिस इज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। बात समझ में आया? इधर हम लोग वी नॉट लेते हैं, मतलब वी लेते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया। इसका स्लोप दोनों का सेम क्यों आ रहा है? क्योंकि इस लाइन, इसका स्लोप जो होता है, इसका स्लोप क्या होता है? इसका स्लोप जो होता है वो क्या आएगा? स्लोप का मतलब होता है y और x का मतलब y एक्सिस में जो कंपोनेंट है फिजिकल क्वांटिटी और x में जो है उसका रेशियो। तो अगर हम लोग यहां पर स्लोप देखेंगे या इसको y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में देखेंगे तो इसका स्लोप क्या आएगा? इसका स्लोप देखिए यहां पर ये है मेरा y, ई से डिवाइड कर दीजिए तो एच बाई ई म्यू माइनस एच बाई ई म्यू नॉट इक्वल टू वी नॉट, है ना। तो ये यहां पर ये मेरा एम एक्स, तो एम एच बाई ई जो है वो हमारा स्लोप है। तो एच भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, इसीलिए हर एक का स्लोप सेम आएगा। मतलब दूसरा मेटेरियल का ही बनाएंगे तो ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो स्लोप दोनों का सेम क्यों रहता है? बिकॉज इस इक्वेशन से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। उस तरह से आपको दे देगा कि मान लीजिए किसी का थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है कुछ दे दिया, सपोज 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो कितना मिनिमम वेवलेंथ का लाइट चाहिए? तो फाई इक्वल टू एच म्यू नॉट होता है, या फाई नॉट इक्वल एच म्यू नॉट होता है। तो फाई नॉट इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट होगा। यहां से एच बाई सी लैम्डा नॉट, हम लोग को लैम्डा नॉट निकालना है। इसको आप डायरेक्ट 1242 लिख सकते हैं। 1242 क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर होता है, ठीक है। और फाई नॉट कितना आ गया? 2.5 आ गया। इसको डिवाइड कीजिएगा, आपका नैनोमीटर में वेवलेंथ निकल जाएगा, ठीक है। एच सी का वैल्यू डायरेक्ट आप 1242 ले सकते हैं। इतना ही पढ़ना है आपको डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एटम एंड न्यूक्लियाई। तो एटम एंड न्यूक्लियाई में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक तो एटम एंड न्यूक्लियाई में क्या पढ़ना है आपको? बहुत छोटा सा टॉपिक भी है ये, क्योंकि इसमें मैक्सिमम चीजें तो अभी डिलीटेड है। तो एटम एंड न्यूक्लियाई में क्या देखना है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ना है, दैट इज -13.6 बाय एन स्क्वायर। इस पर क्वेश्चन रह सकता है। एक और क्वेश्चन रह सकता है इस फॉर्मूला पर, 1 बाय लैम्डा इक्वल टू आर 1 बाई एन आई स्क्वायर माइनस 1 बाई एन एफ स्क्वायर, है ना। कहां से कहां इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, और जो जंप कर रहा है तो एनर्जी जो रिलीज हो रहा है उसको वेवलेंथ कितना होगा। ये दोनों फॉर्मूला पर अच्छे से पढ़ना है, इस पर क्वेश्चन जरूर से रहेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन किस पे रह सकता है? मास डिफेक्ट पे क्वेश्चन रह सकता है न्यूक्लियर चैप्टर से। मास डिफेक्ट मतलब एक इक्वेशन दे देगा और वहां से आपको निकालना हो कितना एनर्जी रिलीज होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी रिलीज होता है अगर 1 यू का मास डिफेक्ट हुआ। तो अब आपको देखना है वहां पर मास डिफेक्ट कितना यू का हो रहा है। मान लीजिए कहीं पर मास डिफेक्ट 0.005 यू का हुआ, तो आपको क्या करना है? 931.5 से 0.05 यू को मल्टीप्लाई कर देना है, बस हो जाएगा। मास डिफेक्ट निकालेंगे कैसे? रिएक्टेंट साइड का जितना मास होगा, प्रोडक्ट साइड का जितना मास होगा, दोनों का मास को माइनस करके देखना है कि कितना मास का डिफरेंस आ रहा है। जैसे मतलब आपको दे देगा एक, मान लीजिए एटम दे देगा हीलियम का, है ना। इस पे देखना है प्रोटॉन का टोटल मास और न्यूट्रॉन का टोटल मास और एटम का टोटल मास, जो डिफरेंस आएगा दैट इज मास डिफेक्ट। जितना मास डिफेक्ट आएगा उसको 931.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर? इस पर एक जो ग्राफ रहता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला, ये इस तरह के ग्राफ रहता है, देखे होंगे। इस पर भी ध्यान देना है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रहता है, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, है ना। और इधर इधर रहता है मास नंबर। तो ये क्वेश्चन पर ध्यान देना। ऐसा ग्राफ दे देगा, बोले कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन अनस्टेबल है, किसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है, किसमें एनर्जी अब्सॉर्ब हो रहा है। तो इस ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सबसे इजी चैप्टर इस पूरे सिलेबस का, मुझे जो लगता है वो है सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स मैंने पहले वीडियो बनाया था, उस वीडियो को भी मैंने ग्रुप में डाला था, आप लोग देखे होंगे। तो सेमीकंडक्टर्स में क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो पीएन जंक्शन डायोड पढ़ना है, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड पढ़ लेना है। पीएन जंक्शन डायोड में क्या पढ़ लेना है? सिंपल पढ़ना है इसमें, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, ठीक है।
रिवर्स बायस। इसमें एक और चीज पढ़ लेना है जो छूट रहा है, वो है बैंड एनर्जी डायग्राम। बैंड एनर्जी डायग्राम, और बैंड एनर्जी डायग्राम के बेसिस पर आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को, ये पढ़ लेना है। ठीक है, ये चीज को पढ़ लेना है। और जब डोपिंग कर दिया गया तो इस बैंड एनर्जी डायग्राम में क्या डिफरेंस आया उसको देखना है। रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस पढ़ लेना है। एप्लीकेशन पढ़ लेना है, एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन में सबसे जो इंपॉर्टेंट है पीएन जंक्शन डायोड के एप्लीकेशन में वो है रेक्टिफायर। एकदम छोड़ना नहीं है, पढ़ लेना है अच्छे से, दोनों फुल वेव और हाफ वेव। उसके बाद जेनर डायोड, जेनर डायोड, उसके बाद फोटो डायोड, फोटो डायोड, और उसके बाद आता है आपका एलईडी, एलईडी। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस का एक बार ग्राफ भी पढ़ लेना चाहिए। ऐसे फॉरवर्ड बायस में आता है, ऐसे रिवर्स बायस में होता है। इस ग्राफ को भी अच्छे से देख लेना है, इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। उसके बाद जो फोटो डायोड ग्राफ है उसको भी एक बार देख लेना चाहिए। फोटो डायोड ग्राफ कुछ ऐसा आता है ना, तो इसको भी पढ़ लेना चाहिए। इधर आपका हो गया आई, इधर हो गया वी। ठीक है, बात समझ में आया? सॉरी, इधर हो जाएगा वी, इधर हो जाएगा आई। ठीक है, इसको पढ़ लेना चाहिए। समझ में आया? तो इतना बात को अगर आप पढ़ लेते हैं, इतने कॉन्सेप्ट्स को अभी देख लेते हैं आज, तो निश्चित रूप से आप फेल नहीं करेंगे। और मैं एक बात और बता दूं आपको कि ये जो टॉपिक जो पार्ट डी में आ रहा है, जिसको आप मॉडर्न फिजिक्स बोल रहे हैं, पार्ट सी में आ रहा है, सॉरी पार्ट सी में जो आ रहा है, ये आपका जो है, मैं पहले भी कहा हूं कि ये आपके लिए एकदम संजीवनी बूटी है। ये आपको जरूर से बचा लेगा एग्जाम में। तो आप, अगर आपका अभी भी लग रहा है कि हम कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे, लग रहा है कल के एग्जाम देने की स्थिति में नहीं है, तो आप सब काम को छोड़ दीजिए, सिर्फ पार्ट सी जो आपका फिजिक्स का किताब है उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। पार्ट सी में भी आप डुअल नेचर ऑफ मैटर, रेडिएशन, एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर्स पर भी अगर आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बहुत ही चैप्टर है, आराम से आप पास कर जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, इससे कुछ आपको आइडिया हो रहा है, और उससे आपका जो तैयारी है और बेटर हो रहा है। दूसरी बात, आप एकदम रिलैक्स रहिए, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है मार्केट में या हम लोगों ने एजुकेशन सिस्टम इतना हवा बना दिया है कि फिजिक्स बहुत हार्ड रहता है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि आपको 90 प्लस नहीं लाना है, आप 40 प्लस के लिए ही सोचिए, 40 प्लस के लिए ही सोचिए। छोटी छोटी चीजें जो भी मैंने 3 दिन में वीडियोस बताया है, आप उतना भी कर लेते हैं तो आप एकदम निश्चिंत रहिए कि आप अच्छा नंबर लाएंगे। बहुत अच्छा नहीं भी होगा तो अच्छा सम्मानजनक नंबर होगा। और अगर आपको हमारे इस एफर्ट से थोड़ा भी बेनिफिट हुआ, थोड़ा भी फायदा हुआ, तो कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स और फीडबैक से हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेंगे, ताकि नियर फ्यूचर में हम लोग और ऐसे कंटेंट्स हमारे चैनल पे बनाएं जो कि रियल में बच्चों के लिए हेल्पफुल रहे। सिर्फ मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरा चैनल ग्रो कर जाए हमारा और हमको पैसा आने लगे कहीं से, ये हमारा मोटो कभी नहीं है। ठीक है, चैनल ग्रो करेगा तो हमारे पास पैसा आएगा, ये एक बाय प्रोडक्ट है, बट हमारा मेन फोकस जो है कि हम लोगों की मदद कर पाएं, स्टूडेंट्स की मदद कर पाएं। जो लोग आज इस पूरे माया जाल में फंसे हुए हैं, कुछ नहीं अचीव कर पा रहे हैं, कभी यहां से पढ़ रहे हैं, कभी वहां से पढ़ रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है, कोई आउटपुट नहीं आ रहा। हम हर एक स्टूडेंट को देखते हैं, जब एग्जाम आने लगता है वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन एग्जाम से पहले जब उनसे पूछेंगे तो बोले सर हम फलाना से पढ़ रहे हैं, ढगाना से पढ़ रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आउटपुट क्या आ रहा है? कुछ नहीं। आप पहले बेसिक को तो सीखिए, आप एक बार बेसिक को सीख जाएंगे तो एडवांस लेवल का चीजें आपको खुद ब खुद समझ में आने लगी, उसके लिए आपको मेरा भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन 3 दिनों में आंखें खुला होगा और आपको कुछ रियलिटी का पता चला होगा। अगर आपको थोड़ा भी बेनिफिट हुआ तो हमें कमेंट करें, कमेंट में जरूर बताएं, ताकि आगे हम लोग आपके लिए, आपके जैसे और स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसा कर पाए कि उनको रियल में हमसे बेनिफिट हो। मिलते हैं आगे फिर, और कल के एग्जाम के लिए सबको ऑल द बेस्ट रहा। अपना पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, अपने आप को एफर्ट के साथ अपना कर्म को करना है। रिजल्ट ऐसे भी आपके हाथ में या मेरे हाथ में नहीं है। अपने कर्म पर फोकस कीजिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, और कल एकदम फोड़ के आइए और आपका बहुत अच्छा आपका एग्जाम जाए, मैं यही उम्मीद करता हूं। और एग्जाम कल जब देने के बाद आप घर आएंगे तो मैं आप लोग से उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट्स के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे कम्युनिकेट करेंगे और बताएंगे कि इन 3 दिनों में जो हम लोगों ने एफर्ट लगाया उसका क्या आउटपुट आया। तो मिलते हैं फिर आगे, भविष्य में हमारी मुलाकात होती रहेगी, हम लोग मिलते रहेंगे, नॉलेज का आदान प्रदान होते रहेगा। मिलते हैं, चलिए बाय, टेक केयर, एंड अगेन ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स।